मेरा एक ही उसमें कंसर्न था कि इसको कहीं एक कॉमेडी के रूप में ना ले लिया जाए। ओमपुरी जी को लगा कि यू नो कि क्या बॉलीवुड तैयार है ऐसी फिल्म को करने के लिए। परिवार में स्पर्म डोनेशन की बात बोलने में घबराते थे, अब वो ओपनली बोल रहे हैं इस बात को। इस समय मेरे साथ हैं सुजीत सरकार दादा, जिनकी फिल्में फिलॉसफी लिए हुए होती हैं। एक पोइट्री होती है, उसमें एक सुकून होता है, अपनी एक पेस के साथ होती है। कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, लेकिन बहुत कुछ उसमें दे जाता है आपको। और इस समय जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो 20 अप्रैल को 13 साल पूरे हो रहे हैं विकी डोनर को, और वो री रिलीज़ हो रही है। दादा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि री रिलीज का ज़माना आया है अभी। सो इट्स गुड, वेरी गुड। और उसमें से ढूंढ के नगीने निकाले जा रहे हैं, ये एक कमाल की बात है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आई थिंक जो फिल्म चाहने वाले हैं उन्हीं की तरफ से ये डिमांड आ रहा है। तो ये सारी क्यूरेटेड फिल्म है एंड आई एम सो हैप्पी ग्लैड दैट पीवीआर आइनॉक्स इस तरह का इनिशिएटिव में री रिलीज एक बिकॉज मेरे डायरेक्टर के लिए अ, इससे ज़्यादा सुकून क्या मिलेगा कि आपकी फिल्म फिर से रिलीज़ हो रही है, फिर लोग थे जो कभी सोचा भी नहीं था वो हो रहा है। यादों के झरोखों में आपके लेके जाऊंगा। आपको क्या यादें उस समय की है इस समय? देखिए मुझे ये सब जो बातें आपने की मतलब ये तो आपको समझ में आया तो आपने की, दर्शकों ने की जिनको समझ में आया। मेरे को जो समझ में आया वो मैंने बना दिया। तो मेरी यादें विकी डोनर को लेके यही है कि विकी डोनर एक ऐसे समय पर मेरे ज़िंदगी में हम लोग मतलब मेरे इस फिल्म पे हमने काम करना शुरू किया जबकि मेरी पहली 2 फ़िल्में एक तो रिलीज़ ही नहीं हुई और एक सुपर फ्लॉप। सो मतलब और वो भी फ्लड्स की वजह से, मुंबई में जो फ्लड्स आया था 2005 उसके बाद में एक्चुअली ऑलमोस्ट 8 साल बाद विकी डोनर रिलीज़ हो रही थी। ऊपर से ऐसा एक सब्जेक्ट स्पर्म डोनेशन एंड इनफर्टिलिटी, ऐसे एक सब्जेक्ट को लेके तो मैं तो घबराया हुआ था कि मतलब ये इसको भी कहीं तीसरी फिल्म भी कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो जाए बिकॉज़ ये सब्जेक्ट ही ऐसा था ना कि क्रांतिकारी सोच थी उस समय के लिए। हाँ, मतलब उस वैसे सब्जेक्ट को कर देना। ऑफ कोर्स उसके बाद आपने जैसे कहा कि बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं। हिम्मत आई लोगों के अंदर हाँ, ना। मतलब उस तरह के सब्जेक्ट को डील करने के लिए। अ, बट यही था कि मेरा एक ही उसमें कंसर्न था कि इसको कहीं एक कॉमेडी के रूप में ना ले लिया जाए जस्ट जैसे कॉमेडी फ़िल्म है। बट ये एक रियल इशू है मतलब इनफर्टिलिटी का जो इशू है हमारे समाज में और अब तो और ज़्यादा है। आजकल तो एग्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। स्पर्म डोनेशन तो अब हर जगह खुल गया है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक पहले कम था, फिल्म के बाद बहुत ज़्यादा खुला है। खुल के लोग उस पे बात कर सकते हैं। जी जी, मेरे को बहुत सारे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स के फ़ोन आते हैं कि बात करते हैं कि दैट फिल्म हेल्प्ड कि काफ़ी जगह ने अपना अपना साइड में एक उसका एक क्लिनिक जो है ब्रांच जो है चालू किया है बिकॉज लोगों को अवेयरनेस आया। सो मेरे को तो यही है कि मेरे को तो आयुष्मान, यामी, अनु कपूर ये बहुत याद है। डॉली जी, बीजी यही याद आते हैं मुझे कि उनके साथ शायद मैं और भी कितने सीन्स करता मज़ेदार। बट या आई मीन उस फिल्म में क्या कुछ नहीं हो सकता है, और भी कितने कुछ हो सकता है उस फिल्म में। मेरे ख्याल से उसका तो सीक्वल भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है उसका, मतलब उसमें तो अधूरा रह गया, मतलब उसकी वो फिल्म आगे जा सकती थी बट मैंने और रॉनी और जूही हमने ना बहुत बार सोचा भी था कि कुछ इसका क्या मतलब आगे, लेकिन कुछ बना नहीं हमसे उसका कुछ। नेवर से नेवर, हो सकता है कि हाँ, आगे हो कभी जाए। आगे कुछ आ जाए पता नहीं, अभी तक तो कुछ उस तरह से बना नहीं कि मैं उसका पार्ट 2 बना दूं। सो नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस तरह की फिल्म बना पाया तब। आई एम श्योर जब आप लेकर इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे एक्टर्स के पास गए होंगे या प्रोड्यूसर्स के पास आए, डोंट नो कि पहले ही आपने सोच लिया था कि खुद से प्रोड्यूस करनी है या रॉनी के साथ मिलकर करनी है, तब क्या चैलेंजेस आए थे? देखिए एक तो जैसे मैंने कहा कि इस सब्जेक्ट को मैं जिसके पास भी मैं ज़्यादा पिच नहीं किया। 2 बड़े एक्टर के साथ पिच किया, तो मुझे उनका जब रिएक्शन मिला, उन्होंने स्क्रिप्ट खराब ये नहीं बोला, ये नहीं। उन्होंने कहा इस फ़िल्म में पता नहीं, हँसे भी वो, एन्जॉय भी किया उन्होंने, उनको रिस्क लगा लेकिन होगा। रिस्क लगा उनको, हिम्मत नहीं लगा उनको। उनकी इमेज को लेकर वो डर गए होंगे। हाँ, तो
उस वक्त मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे लगा कि नहीं यार ये तो करेक्ट है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। तो मैं रॉनी को बोला बनाते हैं हम लोग। तो उसके बाद हमने अपनी तरह से शुरू किया, आयुष्मान को ढूंढा। फिर पहले ओमपुरी साहब के पास गए थे आप? हम ओमपुरी जी के पास भी गए थे। ओमपुरी जी को लगा कि यू नो क्या बॉलीवुड तैयार है ऐसी फिल्म को करने के लिए, मतलब ऐसे सब्जेक्ट को डील करने के लिए। तो फिर हमने उनको समझाया कि सर कि सर ये डबल मीनिंग वाली फिल्म नहीं है, इसके अंदर बहुत की मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही डेलिकेटली सब्जेक्ट को हैंडल किया गया, जहाँ पे ये कहीं लाइन के उस तरफ ना चले जाए। इसकी एक अपनी सादगी है, इसकी अपनी एक एक डिग्निटी है सब्जेक्ट की। और ह्यूमर का क्या है कि कुछ उसका एंड नहीं होता, आप कहीं भी ले जा सकते हैं ह्यूमर को। उस ह्यूमर को पकड़ के रहना कि नहीं मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। ह्यूमर भी ऐसा था, साइंस बैक्ड ह्यूमर था। या साइंस बैक्ड ह्यूमर, बिल्कुल साइंस। तो खासकर वो डॉक्टर बलवंत चड्ढा का जो किरदार है उसके थ्रू। डॉक्टर चड्ढा का जब हमने ब्रीफिंग किया था, डॉक्टर को बोला था कि सर ये कोई ऐसे ही कॉमेडी नहीं कर रहा, नहीं मतलब ही इज अ प्रॉपर डॉक्टर, हिज लैंग्वेजेस आर ऑल साइंस बैक्ड। सिर्फ टोन पंजाबी होगी, लेकिन हाँ, जो भी लॉजिक है वो हाँ, है। मतलब हो सकता है उन्होंने पंजाब से मेडिकल किया है प्रॉपर, और फिर वहाँ अपना मेडिकल, बिकॉज इट्स अ मेडिकल सब्जेक्ट, इट्स अ ब्रांच। तो बस यही एक प्रॉब्लम था कि शुरू किया। फिर बाद में जॉन अब्राहम आए बीच, मतलब उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूँ तो प्रोड्यूस करता हूँ, और आई विल बी हैप्पी सुजीत कि तुम पहला फिल्म कर रहे हो। देन मी एंड रॉनी एग्रीड, एंड देन टीम बना हमारा। डर यही था पहले इस फिल्म को लेके कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी। मुझे लगा थोड़ी बहुत हो जाएगी, बट इतना ज्यादा होगा कि नहीं मालूम नहीं। चैलेंज ये भी था, आपके दोनों मेन लीड्स जो थे वो भी एकदम नए थे। एकदम नए थे, हाँ। नहीं, बिकॉज जब मुझे लगा कि विकी डोनर उस सब्जेक्ट ही ऐसा था कि जैसे मैंने कहा ना, बड़े एक्टर ने जब मना कर दिया कि यार सुजीत और कुछ करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तब मुझे लगा कि यार फिर नए से ही करते हैं। रिस्क होगा, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो मैं अपनी लास्ट फिल्म में भी लिया हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तो हर फिल्म में रिस्क ले ही लेता हूँ सब्जेक्ट्स को लेके। सो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और वो दिन याद है आपको जब जोगीदा ने इनसे मिलवाया, आयुष्मान से पहली बार आपसे मिले, वो दिन और आज का दिन ध्यान आ रहा है कि कैसा था? यस, वही ये बाजू वाले रूम में ही है, दैट इसी ऑफिस में कि जोगी ने बोला कि मेरे पास एक लड़का है, वो मुझे लगता है फिट होगा। मैं बताऊँ, मुझे लगता है आप मिलो उनसे। तो मैंने कौन है? तो बोलते हैं ऐसे उसने MTV रोडीज किया हुआ है, RJ भी है, और थिएटर का बैकग्राउंड है। मैंने बोला तो नहीं, पहले बोला कि ये है, मैंने बोला यार रोडीज और ये, तो फिर बोला नहीं थिएटर भी किया हुआ। और मैं थिएटर से जल्दी से मैं कनेक्ट कर जाता हूँ, और मैं थोड़ा सा खुद की जिंदगी निकल आता है ना। तो मैंने कहा चलो मिलते हैं। तो उसके पहले मैंने उसने देखा था उसको, जोगी ने देखा था, तो यहाँ ऑफिस में आए, तो उसको देख के फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने इसको देखा था टीवी में कहीं पे। तो मैंने बोला आयुष्मान, और उसको पहली बार देखते ही ना और मिलते ही बात करते कुछ कनेक्ट तो हो गया था। तो मैंने बोला मैं एक ऐसा सब्जेक्ट कर रहा हूँ जो शायद तुम मना कर दोगे। बोलते नहीं दादा बताओ आप क्या बता रहे। तो मैंने बोला ऐसे एक सब्जेक्ट पे, स्पर्म डोनेशन पे है। बोलते स्क्रिप्ट, तो मैंने उसको आइडिया सुनाया। तो बोलते मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ? मैंने हाँ स्क्रिप्ट पढ़। तो उसके बाद उसने स्क्रिप्ट पढ़ा, और उसने अगले दिन आया और बोला कि मैं दादा आई एम डूइंग दिस। तो मैंने बोला पक्का ना, बीच में छोड़ तो नहीं जाएगा? बीच में छोड़ के चला गया तो मैं फंस जाऊँगा। बोलता नहीं दादा आई एम जस्ट लविंग इट। और बस उसके बाद उसने गाना भी सुना दिया, पानी द रंग। तो मैंने बोला यार गाना अच्छा है, तूने गाया? बोलता हाँ मैंने गाया, मैंने कंपोज किया है, मैंने और मेरे दोस्त ने कंपोज किया। मैंने बोला वो आइसिंग इन द केक था, वो मतलब अलग ही उसका। आप अभी बोल रहे हो, विजुलाइज कर रहा हूँ, मेरे कानों में चलने लगा। हाँ, तो मैंने बोला चल यार इस गाने को यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा लग रहा है ये गाना, और मुझे लग रहा है तू एक सीक्वेंस है, तू गिटार पर बजाता है, अपना गाता है, खुद ही गाता है कुछ भी, तो ये जब गाना तेरा ही है तो तू ही गा ले कुछ।
तो बोलता है मैं ये गाना यूज़ कर लेता हूँ। तो बोलता है हाँ। फिर मुझे बोला कि कौन गाएगा दादा? मैंने बोला तब सोच रहे थे कौन बड़े से, मैं फिर ध्यान आया मेरे में, कौन क्या गाए? तू ही गा। तूने ही जब लिखा है, तूने ही जब और इसको बनाया। बोलता है मैंने तो ओनली पहला 4 ही पंक्तियाँ बनाया मैंने फर्स्ट। तो मैंने बोला इसका आगे भी लिखो। तो इस तरह से वो गाना बनते-बनते बन गया हमारा। और अनु कपूर वाला जो किरदार है वैसा रियल लाइफ डॉक्टर आप लोगों ने देखा हुआ था, पारसी कोई मुंबई में डॉक्टर है, राइट? जी, 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 जी। एक है डॉक्टर, वो मैं आपको क्या बताऊँ वो मैं जब उनके बारे में सुना और उनकी जो ये छोटी-छोटी उनकी जो ये ट्रिक्स तो देखे मतलब समझ में आया, तो हमने सोचा कि उनका तो बेस करेंगे कुछ ना कुछ। बहुत सिनेमैटिक है वो। हाँ, बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक उनकी बातचीत में, मतलब वो ऐसे ही बोल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जो नॉर्मल आदमी हम बात नहीं कर सकते। मतलब मैं कैमरे में नहीं बोल सकता, वो ऐसे बोल सकते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं। अनु कपूर को जब वो उसके बारे में बताया, वो उस समय तो बहुत एक्साइटेड रहे होंगे क्योंकि उनके लिए एक अलग ही तरह का किरदार था। और मुझे याद है वो एक तरीके से शायद उनकी सेकंड इनिंग की तरह था। मतलब अब उन्होंने मतलब जिस वो भी तरीके कहते हैं और हुँ, मेरे को भी लगा कि मतलब अनु कपूर जी, देखिए एक तो उनको मैं सलाम करता हूँ एज़ एन एक्टर, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा मैं उनको फ़ॉलो करता था। एक रुका हुआ फैसला में आई थिंक माइलस्टोन परफ़ॉर्मेंस दी थी उन्होंने, मिस्टर इंडिया। सो मुझे मिस्टर इंडिया बहुत याद आया उनका। इसका कारण ये है कि ही वाज़ सो जेन्युइन। वो जैसे अनु कपूर जी ने जिस तरह से उस डॉक्टर चड्ढा को इम्बाइब किया, जिस तरह से उस कैरेक्टर में ढल ढल गए, अनु कपूर नहीं लगते वो डॉक्टर बलदेव चड्ढा ही रखते हैं वो। और वो जो दिल्ली का, पुरानी दिल्ली में एक क्लिनिक, वो जो जिस तरह से उन्होंने उसपे, और जिसको बोलते हैं ना परसिस्टेंट, किसी किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना, वो जिस तरह से वो विकी आयुष्मान के पीछे पड़े रहे वो, प्यार से, आई थिंक वो, आई डोंट थिंक मैं उनके बिना अभी मैं सोच सकता हूँ कि और कर सकता है। और ये वो तीनों एक्टर का कमाल है, तीनों मतलब सारे एक्टर एक्चुअली तीनों क्या बोलो, उसमें जो छोटे-छोटे कैरेक्टर्स भी हैं, उन्होंने इतना अच्छा किया है परफ़ॉर्म। मेरे ख्याल से वो लिखावट भी वो आपकी ना, वो आपके अंदर की जो पंजाबियत है और दिल्ली का वो ये जो बंगाली है, जाट बंगाली जिसको बोलूँ, वो सब उसमें निकाल के आपने पूरा सार डाल दिया है। जी, वो एक्चुअली वो जूही और मैंने जो बैठ के जूही भी दिल्ली में रह चुकी हैं, तो उसको भी दिल्ली का जो स्लैंग है, दिल्ली का जो जो लहज़ा है, वो उसको उसको एक अच्छी, तासीर है ना दिल्ली की उसकी अलग। अच्छी, हाँ, उसको बहुत अच्छी पकड़ थी उसकी। तो मतलब हम नहीं, बैठे और बैठते-बैठते आई थिंक नहीं मैं जूही इसलिए ने भी भी बोल बहुत रहा हूँ अच्छा, ना कि एक सीन है जो उसका वो उसका राइटिंग भी हाँ, बहुत ही अच्छा जूही ने जो लिखा है ना, जो तो वो जो सीन है बहुत कमाल का, सास बहू वाला, जी, जो जी, जी। ड्रिंक कर रही हैं, ये वो है। आपने अपने रियल लाइफ से वो किया है। हाँ, वो वो क्या किस्सा है मम्मी को जो आपने मैं ग्लास वो स्टील वाली ग्लास में हाँ, ड्रिंक मैंने दी? अपने मदर को ऑफ़र कर दी थी कि मदर ने कहा था कि नहीं, फादर के सामने नहीं पीना है। उस तो समय वो मैंने कहा बीमार था थे। हाँ, हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप स्टील के ग्लास में पी लो, काँच के ग्लास में मत पियो। तो उन्होंने पी, तो उसी से मैंने जूही से डिस्कस की थी कि ऐसा एक होना चाहिए सीन, ऐसा करते हैं इनके बीच में। और क्या कैमराडरी निकल गया, ये कमाल और का है। उन दोनों ने मिलके, वो जो बीजी और डॉली जी ने मिलके वो सीन एक्चुअली उन्होंने खुद बनाया। उन्होंने बोला कि सुजीत हमको बनाने दो ये, हम करते हैं। मैंने ठीक है। तो हमने कहा मैं शाम को शूट करूँगा ये, ठीक है। और सुबह से वो दोनों लगी हुए थे क्या, और बोलते हैं हाँ, उन्होंने कभी ज़िंदगी में उन्होंने ड्रिंक नहीं की है। तो मैंने बोला क्या पिएँगी आप? बोलता है नहीं, हमको तो कोल्ड ड्रिंक ही दे देना आप। बट लेकिन ऐसा लगता है दोनों को देख के जैसे दोनों एकदम रोज़ रात को लगाते हैं बैठ और फिर वो जो के। दोस्ती होती है दोनों की। और दोनों की, ऐसा तो होता है ना परिवारों में हाँ, कि झगड़े होते रहते हैं, ये होते रहते हैं। यही लिखा है, दिखा था कि शाम को दोनों एक ड्रिंक पे दोनों एक दूसरे की। वो दिल्ली का वो जो पंजाबियत है ना, आपने उसको बहुत अच्छे से पकड़ा और उसको उभारा भी है। और एक सीन है जिसमें वो शादी वाला, जी, उसमें भी आपने क्या जुगाड़ से बंगाली काम किया है। बंगाली और वो, जी। हाँ, वो बंगाली और पंजाबी वाला बहुत अच्छा है। वो तो मेरे फैमिलीज़ में देखा है नहीं, मैंने, दोस्तों में उसमें जुगाड़ क्या है वो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप शायद भूल रहे। छतरपुर में मैरिज हॉल कैसे जुगाड़ किया, दूसरे की शादी में आप लोगों ने उनसे बात की कि जब आपकी शादी हो जाए तो कुछ घंटों के लिए हमें चाहिए, और कुछ घंटों में ही वो शूट आप लोग ने किया। हाँ, हमने करीब 4-5 घंटे में कर दिया था। सो हमारे पास पैसे नहीं थे कि सेट बनाने के, इतना बड़ा शादी कैसे लगाएँगे।
तो मेरे 2 दोस्त हैं, कुमार ठाकुर हमारे प्रोडक्शन के, उन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, उन्होंने जाके बोला कि एक शादी है, हमें शादी के बाद अगर आप शूट कर लो, तो बोलते ठीक है। तो हमने कहा हम उनका नाम दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे कुछ, और शादी मतलब लाइटें नहीं उतारें, बर्तन भी वही बर्तन भी रखे। वही रखना, जो खाया पिया जैसा है वैसे ही हम ठीक कर लेंगे। और हम जाके, वो लोग निकले करीब 11:30-12 बजे, हम शूटिंग करने घुसे 12:30 बजे, और वहां से लेके सुबह आई थिंक 4 बजे के 4 आसपास बजे तक आसपास हमने खत्म कर दिया। बंगाली रिश्तेदारों को बुला लिया आपने। सबको बुला के सब वेट कर रहे हैं यार, और रात को शूटिंग करना डिफिकल्ट होता है वैसे बहुत, बट ऐसा लग रहा था ताजा, मतलब अभी शाम को शुरू हुई है शादी है, बट सब एकदम मस्ती में थे। आपके फिल्मों में जो सुकून देने वाला संगीत होता है ना, वो अलग ही होता है। इवन संगीत के अलावा जो साइलेंस होता है, उसका जो यूज करते हो आप। जी, देखिए इस फिल्म में म्यूजिक नेचुरल, दिल्ली में एक एक नेचुरली जो म्यूजिक जो है ना अच्छा बैठ गया है, हर फिल्म में नहीं बैठता है। कुछ फिल्में होती हैं जिसके अंदर मतलब म्यूजिक जो है शायद बैकग्राउंड म्यूजिक से ही चल जाता है, गाने की ज़रूरत नहीं। इस फिल्म में गाने की ज़रूरत लगी मुझे लगा कि इसमें गाने हैं, मोमेंट्स, शादी हो गया जैसे, और ये खुद भी थोड़ा गाता है। फिर वो बान ने जो गाना किया था मर जाइयाँ, वो गाना भी, मतलब उसने मुझे ऐसे ही एक दिन भेज दिया था गाना, बान ने, मुझे लगा ये भी अच्छा गाना है, वो करते हैं। फिर मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने एक्चुअली रम और विस्की लिखा था, अक्षय वर्मा, वो अभी नहीं रहे हैं, तो ये फिल्म शायद उनके लिए ट्रिब्यूट होगा। वो और अभिषेक अरोड़ा जिन्होंने, और मेरे प्रोड्यूसर रॉनी, ये तीनों दोस्त थे, तो इन तीनों ने मिलके बोलते हैं हम एक शादी का गाना बनाते हैं कुछ। तो मैंने बोला बना दो यार। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बुलाया, ये देखो रम विस्की वाला गाना सुन। तो मैंने बोला ये तो रम विस्की आ गया शादी में, और जबकि वो शादी में बंगाली शादी था, पंजाबी शादी था, और बंगाली फैमिली ने बोला था कि हमारे यहाँ पे ड्रिंक्स विंक्स नहीं होता है। बहुत फ्यूजन है कमाल का। और डॉली और बॉली बीच ने कहा था हम तो करेंगे, हम तो ड्रिंक करेंगे पीछे। तो रम विस्की वो गाना बन गया वैसे। और इवन जॉन का कैमियो भी है गाने में। हाँ, वो एक कैमियो था, वो प्रमोशनल सॉन्ग था एक्चुअली, मार्केटिंग के लिए। बाद में बोला गया कि उसको फिल्म में लगाना चाहिए। मैंने कहा था कि उसको प्रमोशनल ही रहने देते हैं, मार्केटिंग में, फिल्म में नहीं लगाते हैं। बट सबने कहा कि नहीं फिल्म में लगा दो, तो उसके बाद उन्होंने कहा चलो फिल्म में लगा तब दो। आपको लोगों ने सवाल पूछा था कि जॉन जैसे प्रोड्यूसर खुद है, वो स्टार है, उसको क्यों नहीं ले रहे हो हीरो के तौर पे? नहीं, बिकॉज वो जॉन जो है, बिकॉज हमने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को बेसिकली विद आयुष्मान एंड ऑल, हमने ऑलरेडी मेरे माइंड में सेट कर लिया था। जॉन प्रोडक्शन हाउस शुरू कर रहे थे, दिस वाज हिज फर्स्ट फिल्म, ये पहली फिल्म। तो आई डोंट, उसमें जॉन, बिकॉज जॉन के साथ मद्रास कैफे की ऑलरेडी एक बातचीत चल रही थी मेरी, तो कब करेंगे, क्या करेंगे। तो इसको लेके नहीं, जॉन वाज वेरी ओपन कि चलो इस फिल्म करते हैं, एंड हम सब मिलके करते हैं इस फिल्म को, देखते हैं, एवरीबॉडी लाइक्ड इट, सो हम शुरू कर दिया हमने। दादा, उस समय से अभी तक में क्या बदलाव आ गया है फिल्मों में? आप सोच सकते हो कि वैसे इतनी लीन बजट में इतनी खूबसूरत और कॉमर्शियल फिल्म जो आपके बोलूं वो बना सकते हैं? मुझे लगता है वो, मतलब मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो जो जिस तरह से मैंने वो रिस्क लिया और बनाया उस फिल्म को ना, कि आपको आज के टाइम में भी मैं यही बोलता हूँ, आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क लेना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्या है कि जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि वो जो एक डर का जो माहौल है ना, कि क्या ये वर्क करेगा नहीं करेगा, मुझे लगता है वो मत सोच। आपको रिस्क लेके उतरना पड़ेगा, करना पड़ेगा, आपको कैटर करना पड़ेगा ऑडियंस को, एंड आपको पता नहीं आपको कहाँ से कैसे ऑडियंस आ जाएगी, यू डोंट नो। सो मुझे लगता है वो तब का और अब का मैं यही बोलूँगा कि रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। वो एक भेड़ चाल हो जाती है ना, काफ़ी लोगों ने बोला भी अभी, जैसे तिग्मांशु धूलिया जब बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि प्रोजेक्ट्स बनने लगे हैं। वो जो रिस्क टेकिंग की आप बात कर रहे हो ना, वो लोग डर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। दूसरा, रणदीप ने बोला कि भेड़ चाल हो जाती है, अगर साउथ की कुछ एक तरह की फिल्में चलने लगी हैं तो उसी तरह की चलने लगेंगी। विकी डोनर जब बनी उसके बाद इतने लोगों को हिम्मत मिली, एक ताज़ा हवा का झोंका, अलग तरह की फिल्में बनाने की। लेकिन उस बोलते हैं तरह वो की स्लाइस कल्ट ऑफ हो गई थी लाइफ तब। और हाँ, जो कल्ट फिल्में, वैसी बनाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? मैं तो करूँगा, देखिए मैं तो करता रहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरह से फ़िल्म बनाऊँ और मैं रिस्क लूँ उस तरह के सब्जेक्ट्स। मैं उसके बाद भी एक सब्जेक्ट उतना ही रिस्की सब्जेक्ट किया उसके बाद।
पीकू, मद्रास कैफे भी उतनी रिस्की सब्जेक्ट थी, अक्टूबर भी उतनी रिस्की सब्जेक्ट थी, इवन आई वांट टू टॉक भी उतनी risky थी। या रिस्की सब्जेक्ट है, गुलाबो भी उतना ही रिस्की सब्जेक्ट था सदा, मतलब आपको लेना पड़ेगा ऐसे रिस्क सब्जेक्ट्स, आपको आप जैसे कहा ना, जैसे भेड़ चाल जो कन्वेंशन जो चल रही है, आपको कोई फॉर्मूला पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, आपके मन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसको खुल के देना पड़ेगा। एक आखिरी में सवाल, बहुत सारे लोगों ने आपको इस फिल्म के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा, कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, बहुत सारे लोगों के ना ज़िंदगी में बदलाव भी ये लेकर आई है फिल्म। वैसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपने इमोशनल चीज़ों को शेयर किया आपके साथ? बहुत, बहुत अभी भी चिट्ठी आते हैं मेरे पास, ईमेल आता है अभी भी। एक तो सबसे बड़ा जो हुआ है कि जिन माँ-बाप के बच्चे नहीं थे और वो परिवार में स्पर्म डोनेशन की बात बोलने में घबराते थे, अब वो ओपनली बोल रहे हैं इस बात को। तब से क्या हुआ कि अब वो जाते हैं क्लिनिक में, दैट स्पर्म डोनेशन इज़ आल्सो अनदर वे ऑफ मतलब बच्चे पैदा करने का। ये जो इसमें जो हिम्मत है, बिकॉज़ तब टैबू होता था। जैसे मैंने कहा ना, अभी लोग बहुत सारे महिलाएं हैं जो अपनी एग्स को फ्रीज कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें खुली हैं, मतलब उस फिल्म ने, जैसे मैं लॉयर से मिला एक जो स्पेशली ये स्पर्म डोनेशन में जो लीगल चीज़ें होती हैं, तो उसने कहा था इस फिल्म के बाद आई डोंट हैव टाइम, इतने केसेस आते हैं मेरे पास जस्ट टू अटेंड दैट, कि लीगल केस को शेप देने के लिए। और मेरे ख्याल से आपका मोटिव ही वही है कि मीनिंगफुल सिनेमा बनाए, जो भी सिनेमा हो उसमें एक मैसेज तो हो समाज के लिए, कुछ ऐसे ही कुछ भी ना बना दें। मेरे ख्याल से ये आपकी सोच रही मतलब है। ऐसे क्या बनाए यही मुझे समझ में नहीं आता। मीनिंगफुल अगर नहीं हुआ तो बनाऊं क्या? मतलब मीनिंगफुल तो होना ही पड़ेगा, ज़िंदगी में हर चीज़ का कोई ना कोई मीनिंग तो होता ही है। फिल्म के रिलीज़ के बाद आयुष्मान और यामी ने आपको बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारा शुक्रिया अदा तो किया ही होगा। कुछ ऐसी बात बोली जो आज भी ज़हन में है आपके? अभी भी आयुष्मान बोलता है, वो दादा दैट इज़ द फिल्म। अभी भी आयुष्मान यामी बोलते हैं दैट इज़, वो मैंने शुरू किया है लेकिन सब लोग मुझे पहचानते हैं उसी फिल्म से हैं। मतलब अभी भी मुझे जब भी बात करते हैं तो विक्की डोनर का ज़हन ज़रूर आ जाता है। सो मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए, मेरे को बहुत प्राउड होता है कि इवन अनु कपूर जी मुझे अभी भी बोलते हैं कि शुजीत तुमने जो वो फ़िल्म बनाया है, किसी की हिम्मत अभी भी नहीं होगी इंडस्ट्री में बनाने की। तो मैं तब बोलता था थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपकी। वो बट वो वाक़ई सही अभी भी बात मुझे है। बोलता 4 दिन पहले भी उन्होंने ये बात बोली मुझे। वो कहीं बाहर थे, वो अपने टूर पे या कनाडा में और या अमेरिका में, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बात बोली और मुझे 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 बहुत इमोशनल किया उन्होंने। और वो वाक़ई सही बोल रहे हैं, बहुत दिल से बोल रहे हैं। आपके अलावा शायद ही कोई इतना रिस्क ले सकता है और ऐसी फ़िल्म लेके आ सकता है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने सालों के बाद भी। थैंक यू सो मच दादा। आखिर में बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन ऐसी कोई बात जो आपके फैन्स को, दर्शकों को इस फ़िल्म से जुड़ी हुई ना पता हो, या आपके दिल में सेट से कोई इमोशनल याद या कुछ खूबसूरत याद रही हो तो बताना चाहें आप? यार मैं क्या बताऊँ, मैं मतलब यही बोलूँगा कि सबको कि ये जो री-रिलीज़ हो रही है फ़िल्म, ये अपने आप में एक एक कमाल चीज़ हो रहा है इंडस्ट्री में, मैं ये बता सकता हूँ। अ, लोग बोल रहे हैं कि हमारी आज की कुछ फ़िल्में हैं जो चल नहीं रही हैं और इस वजह से वो होता है, यस ये तो बात सही है, लेकिन अ, उस वजह से क्या है कि कुछ अच्छी फ़िल्में री-रिलीज़ हो रही हैं और दर्शकों को फिर से बड़े पर्दे में देखने का मौका मिल रहा है। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दिस। ये तो हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। ओनली विकी डोनर नहीं, चाहे जो भी फ़िल्में री-रिलीज़ हो रही हैं, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। और न सिर्फ फ़िल्मों को बल्कि आपके जैसे मेकर्स को भी उनको सेलिब्रेट करने की भी ज़रूरत है, तभी हमें वैसी फ़िल्म मिल पाएँगी जो वाक़ई सार्थक हैं और जिसको हम सेलिब्रेट करने के लिए बात कर सकेंगे। और जिन्होंने तब उस फ़िल्म को हॉल में जाके नहीं देखा था, तो हॉल में जाके ज़रूर देखिए, उसमें जाके देखने का कुछ मज़ा कुछ और ही है।